अस्सलाम वालेकुम सामाईन। मुलायजा कीजिए जासूसी दुनिया बाय इब्न सफ़ी। नॉवल इशारों के शिकार। किसी बड़े आदमी की ज़बान पर डिप्टी रिहा हो गया था, लेकिन उसके उन साथियों की गर्दनें नहीं छूटी थीं जिन्होंने हमीद पर हमला किया था। डिप्टी उस बात पर अड़ा रहा था कि वो उन्हें नहीं जानता। कोतवाली की हवालात से निकलकर वो सीधा एक चाय खाने में पहुंचा और उसने काउंटर पर रखे हुए फ़ोन के नंबर डायल किए। चंद लम्हे रिसीवर कान से लगाए खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, हेलो बॉस, डिप्टी स्पीकिंग। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? जी जी मैं। सुनिए तो सही बॉस, उसमें मेरा क्या कसूर? जी हाँ, कतई कतई। मैंने आखिर तक एतराफ़ नहीं किया कि मैं उन्हें जानता हूँ। वो रिसीवर रखकर मुड़ा और एक कद आवर आदमी से टकरा गया जो उसकी आंखों में बड़ी हकारत से देख रहा था। उसके दोनों हाथ कोट की जेबों में थे और दाहिनी जेब में से कोई चीज़ डिप्टी के बाएं पहलू में चुभ रही थी। ये कर्नल फरीदी था। उसने बड़ी शराफत से कहा, यह रिवाल्वर की नाल है, आगे बढ़ो। डिप्टी ने तवील सांस ली और चुपचाप सदर दरवाजे की तरफ चलने लगा। रिवाल्वर की नाल की चुभन अब भी बाएं पहलू में महसूस हो रही थी। फरीदी उससे लगा हुआ चल रहा था। इसी तरह वो उसे फुटपाथ से करीब खड़ी हुई जीप तक लाया। बैठो। फरीदी ने उसे अगली ही सीट की तरफ धकेला और खुद तेजी से चक्कर काटकर स्टीयरिंग पर जा बैठा। जीप झटके के साथ आगे बढ़ गई। ये जुल्म है, शख्सी आज़ादी पर हमला, डिप्टी ने एहतजाज किया। मैंने तुम्हें इसलिए कोतवाली नहीं भिजवाया था कि तुम जमानत पर रिहा हो जाओ। ये धांधली है, ज़बरदस्ती है। मैं एक जमहूरी मुमलकत का आज़ाद शहरी हूँ। मैं उस हकीकत की तरदीद नहीं कर सकता। फरीदी मुस्कुराया। फिर आखिर ये सब क्या है? आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? तुम्हें उस आदमी का नाम बताना ही पड़ेगा जिसने... आप कमाल करते हैं। क्या मैं किसी के बाप का नौकर हूँ? मुझे कोई भी इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरी भी एक हैसियत है। क्या ये नामुमकिन है कि तुम अपनी हैसियत से ज़्यादा वाले किसी आदमी के आलाकार बन जाओ? मैं उस किस्म के लोगों में से नहीं हूँ, डिप्टी ने नाखुशगवार लहजे में कहा। हो सकता है, फरीदी ने लापरवाही से कहा और फिर उसने उससे कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद डिप्टी ही बोला, लेकिन आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ दिन तुम्हारी सोबत से भी फैज़ उठाना चाहता हूँ। मैं पागल हो जाऊंगा, डिप्टी झल्लाहट में अपने बाल नोचता हुआ बोला। मुनासिब भी यही है, फरीदी ने कहा, वरना यह कौम पागल कुत्तों का झुंड कहलाए। आखिर आप चाहते क्या हैं? डिप्टी, तुम्हें अपने बॉस का नाम बताना ही पड़ेगा। आप फिर मेरी तौहीन कर रहे हैं। मैं खुद दर्जनों का बॉस हूँ, हालांकि तुम्हारे कारोबार से शायद ही कोई वाकिफ हो। और कुछ देर पहले तुमने अपने बयान में कहा था कि तुम पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हो, तुम्हारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। फिर अब ये दर्जनों मातहत कहाँ से पैदा हो गए? डिप्टी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। जीप सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। वो शहर से बाहर निकल आए। सूरज बहुत दूर दरख्तों की कतार के पीछे छुपने लगा। यकबैक जीप एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी गई। ओह ओह, डिप्टी मुस्तबना अंदाज में बड़बड़ाया, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। फरीदी खामोशी से विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए रहा। वीराने की नाहमवार जमीन पर जीप हिचकोले ले रही थी। आखिरकार कुछ देर बाद सफर खत्म हो गया। अभी फिजा में दिन की झलकियां बाकी थीं। उफ़क़ में शोख रंगों की लहरियां चमक रहे थे। जीप चंद छोलदारियों के करीब रुक गई। डिप्टी ने सरासीमगी के आलम में चारों तरफ अचट्टी सी नजर डाली और फरीदी की तरफ देखने लगा। इतने में एक छोलदारी से दो पहलवान किस्म के आदमी बरामद हुए, भयानक चेहरों वाले सियाह फाम आदमी जिनके जिस्मों पर लंगोटियों के अलावा और कुछ नहीं था। फरीदी ने डिप्टी से कहा, उतरो। वो किसी कदर हिचकिचाहट के साथ जीप से उतर गया। फरीदी ने दोनों पहलवानों से कहा, इसे नापो। का क्या मतलब? डिप्टी हकलाया, लेकिन कबल इसे जवाब में फरीदी से कुछ सुन सकता। एक पहलवान ने उस पर छलांग लगाई। डिप्टी चीखता हुआ गिरा और एक उसके नीचे दबकर रह गया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वो चीखता रहा और उसने देखा कि फरीदी उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर छोलदारी में दाखिल हो रहा है। अब एक पहलवान उसे दबोचे हुए था और दूसरा उसके जिस्म को फीते से नाप रहा था। डिप्टी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पहलवानों ने इसके जिस्म का नाप लेने के बाद उसे छोड़ दिया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो वहीं खड़ा हाँफता रहा। इतने में फरीदी भी वापस आ गया, लेकिन वो उससे बिल्कुल ताल्लुक नजर आ रहा था। पहलवानों ने करीबी जमीन की पैमाइश भी की और निशानात लगा कुदालों से खुदाई करने लगे। दफतन डिप्टी कांप कर रह गया। उसने फरीदी की तरफ देखा और उसके दांत बजने लगे। ये इसका क्या मतलब? वो अपने आज़ा पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ हकलाया, जिद्दी आदमियों को गोली मारकर दफन करा देता हूँ। फरीदी ने लापरवाही से कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। कत्ल। मैं मुतमईन हूँ डिप्टी, तुम्हें बहुत पहले मर जाना चाहिए था। तुम खूनी हो। इत्तेफाक से तुम्हारा हर केस ऐसे लोगों के हाथ में रहा है जो तुम्हारे खिलाफ कोई वादा सबूत मुहैया नहीं कर सके।
लिहाजा तुम्हें हर हाल मर जाना चाहिए। अरे कोई धौंस है, वो खौफजदा अंदाज में हलक फाड़ कर चीखा और फिर एक जानिब दौड़ता चला गया। ठीक उसी वक्त छौलदारी से 2-3 आदमी और बरामद हुए और उसके पीछे दौड़े। डिप्टी ज्यादा दूर नहीं जा सका था, वो उसे खींचते हुए फिर वहीं लाए। पहलवान उन सब वाकयात से लाताल्लुक घड़ा खोदने में मसरूफ थे। मैं बताऊंगा, डिप्टी थोड़ी देर बाद चीखा। इसे छौलदारी में ले जाओ, फरीदी ने दूसरे आदमी से कहा। वो उसे छौलदारी में लाया और एक फोल्डिंग आराम कुर्सी में धकेल दिया। डिप्टी का बुरा हाल था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दफतन एक आदमी किसी गोशे से विस्की की बोतल निकाल लाया और गिलास में थोड़ी सी उंडेल कर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, इससे तुम काफी सुकून महसूस करोगे। डिप्टी पहले तो हिचकिचाया, फिर गिलास लेकर पी गया। कुछ देर बाद आंखें खोली तो खुद को तन्हा पाया। वो लोग कभी के चले गए थे। वो आधे किस्म का शराबी था, लेकिन कई घंटों से एक बूंद भी नहीं मिली थी। इस थोड़ी सी विस्की ने बड़ा काम किया। अब वो महसूस कर रहा था अपने जहन को काबू में रखकर गुफ्तगू कर सकेगा। थोड़ी देर बाद फरीदी छौलदारी में दाखिल हुआ। खासा अंधेरा फैल गया था। फरीदी के पीछे एक आदमी पेट्रोमैक्स लैंप लिए नजर आया। डिप्टी ने हाथ पैर डाल दिए थे। अगर कुछ बता देने के वादे से पहले थोड़ी सी विस्की मिल गई होती तो शायद वो दफन हो जाना ही पसंद करता, लेकिन उसकी जुबान कभी न खुलती। अब वो बेबसी के आलम में फरीदी से कह रहा था, स्प्रिंग नाइट क्लब का मालिक मेजर चौहान उस वाक़े का जिम्मेदार है। मुझे इतराफ़ है कि वो मेरे ही आदमी थे जिन्होंने कैप्टन हमीद को उठा ले जाना चाहा था, लेकिन उस इतराफ़ के बाद मेरा क्या हश्र होगा। मैं नहीं समझा, फरीदी उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। ऐसे लोग जिंदा नहीं छोड़े जाते जो किसी मामले में किसी किस्म का इतराफ़ कर लेते हैं। तुम उनके लिए क्या काम करते हो? इसी किस्म के काम, अगवा, मारपीट, गुंडागर्दी। उसके हुक्म पर मुझे अपने आदमियों से काम लेना पड़ता है। मुआवजा किस हिसाब से मिलता है? उसका इन्हिसार काम की नोयत पर है। दफतन वो सभी उछल पड़े। आवाज़ टॉमी गन की थी। उस छौलदारी में कई सुराख हो गए थे और गोलियां और दूसरी तरफ की कनात को भी छेदती हुई गुजर गई थी। फरीदी फुर्ती से जमीन पर लेट गया। डिप्टी ने भी बौखलाहट में उसकी तकलीद की और फिर फरीदी ने लात मारकर वो स्टूल गिरा दिया जिस पर पेट्रोमैक्स लैंप रखा हुआ था। एक शोला भड़का और कनात में आग लग गई। अंदाजे की गलती की बिना पर पेट्रोमैक्स लैंप गलत जगह गिरा था। वो सर से पांव तक सिया था। चेहरा उस तरह नकाब में छुपाया गया था कि सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। हाथों में टॉमी गन थी और वो बेतकान चारों तरफ गोलियां बरसाया जा रहा था। फरीदी की सारी छौलदारी धड़ाधड़ जल रही थी, लेकिन सन्नाटे में टॉमी गन की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वो पोजीशन बदलकर गोलियां बरसाता रहा। किसी एक जगह नहीं जमता था। छलावे की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ। फरीदी के शिकारी कैंप की तरफ से भी एक फायर हुआ। कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। वो टॉमी गन को दोबारा लोड कर रहा था, लेकिन अब की उसने फायरिंग नहीं की। गालबन वापसी के लिए पलट पड़ा था। कैंप तक जाने की जहमत गवारा न की। शायद उसे अपनी कामयाबी का यकीन था, या फिर उस हंगामे का मकसद बहस खौफजदा करना रहा हो। वह ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां खूब अंधेरा था। शिकारी कैंप में लगी हुई आग की रोशनी यहाँ तक पहुंच रही थी। उसने जेब से पेंसिल टॉर्च निकाली और उसकी महदूद रोशनी में आगे बढ़ने लगा। रास्ता उसे एक जीप तक लाया। फिर जीप स्टार्ट हुई, तेजी से आगे बढ़ गई। अब वो उकबनुमा आईनों को ऐसी पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा था कि दूर तक नजर रख सके। जीप अंधेरे का सीना चीरती हुई आगे बढ़ती रही। दफतन उकबनुमा आईने में उसे किसी मोटरसाइकिल का हेडलैम्प नजर आया। उसने जीप की रफ्तार कम कर की और मुड़कर देखा। मोटरसाइकिल अभी दूर थी। उसने जीप की रफ्तार नहीं बढ़ाई। दोनों गाड़ियों का फासला बतदरीज कम होता जा रहा था। दफतन उसने झुककर नीचे से कोई चीज उठाई और खिड़की से हाथ निकालकर उसे पीछे की तरफ उछाल दिया। साथ ही एक्सीलेटर पर दबाव भी बढ़ा दिया और पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और उधर जीप की रफ्तार भी तेज हो गई। अब उकबनुमा आईना बिल्कुल तारीक था। कुछ देर बाद जीप पक्की सड़क पर आ लगी, लेकिन अभी वीराने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। आसमान सिया बादलों से ढका हुआ था, इसलिए तारों की छाव भी मफकूद थी, वरना वो शायद गाड़ी की तमाम रोशनियां बुझा देता। पता नहीं उसकी तदबीर बराबर भी हुई थी या नहीं, लेकिन अब उकबनुमा आईना तारीक ही था। रात के 3 बजे थे। स्प्रिंग नाइट क्लब का मालिक मेजर चौहान बेखबर सो रहा था। हालांकि क्लब में उस वक्त भी रौनक थी। वो 2:30 बजे के करीब अपने असिस्टेंट को चार्ज देकर तीसरी मंजिल पर सोने चला जाता था। तीसरी मंजिल पर सिर्फ 2 कमरे थे और बकिया हिस्से में सहन फैला हुआ था। वो दरवाज़ा मुक़फ़िल करके नहीं सोता था ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे बआसानी जगाया जा सके। जगाने वाले उसे आवाज़ ही देते थे। आज तक किसी ने झंझोड़ कर जगाने की हिम्मत नहीं की थी। फिर ऐसी सूरत में वो आपे से बाहर क्यों ना हो जाता जबकि उसे झंझोड़ कर जगाया गया हो। वो किसी दरिंदे की तरह गुर्राता हुआ उठ बैठा, लेकिन जब जगाने वाले पर नजर पड़ी तो आसान खता हो गए।
मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब, वो बौखलाए हुए अंदाज में कहता हुआ खड़ा हो गया। सर तापा सिया नकाब पोश ने हाथ के इशारे से उसे बैठने की इजाज़त दी और खुद सामने वाली कुर्सी पर जा बैठा। चौहान सरासीमगी के आलम में उसे देखे जा रहा था। आखिर नकाब पोश बोला, तुम बहुत ज़्यादा गैर मुहतात हो गए हो। मैं नहीं समझा जनाब आली, ऐसे गधों से क्यों काम लेते हो जो बाद में सब कुछ उगल दें। लेकिन जनाब डिप्टी ने तो अपने उन आदमियों को पहचानने से इनकार कर दिया था। गालबन फरीदी ने उससे सब कुछ उगलवा लिया। कब? चौहान ने हैरत से कहा। वो तो जमानत पर रिहा भी हो चुका है। फरीदी उसे अगवा करके ले गया था। मैं नहीं जानता कि उनके दरमियान क्या बातें हुई थी। ये तो अच्छा नहीं हुआ, चौहान ने पुरतशवीश लहजे में कहा। बार नहीं, नकाबपोश हाथ उठाकर बोला। मुझे इत्तला दिए बगैर अब तुम कोई कदम नहीं उठाओगे। ओके बॉस, चौहान घिघियाया। नकाबपोश कमरे से बाहर निकल गया। चौहान जहाँ था वहीं बैठा रहा। इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर कमरे का दरवाजे तक ही चला जाता। हमीद आराम कुर्सी पर नीम दराज था। फरीदी टहलते टहलते रुककर बोला, अब फिलहाल मेजर चौहान के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं। क्यों? हमीद ने सर उठाकर कहा। डिप्टी कहाँ गया? उसका जिस्म छलनी हो गया था। अंधेरे में अंदाजा न हो सका कि वो उठकर भागा है। बकिया लोगों में से कितने जख्मी हुए? कोई भी नहीं। फरीद ने सिगार सुलगाकर कहा। ब्लैक फोर्स के आदमियों से इस किस्म की तवक्का नहीं की जा सकती कि वो ऐसे मौके पर उठकर भागेंगे। ब्लैक फोर्स? हमीद ने ठंडी सांस ली। आखिर उससे कब शर्फ मुलाकात हासिल होगा? फरीदी खिड़की से बाहर देख रहा था। वो तारजाम के एक होटल में मुकीम थे। अब वो हमीद तरफ मुड़कर बोला, लेडी प्रकाश, लेकिन वो सिर्फ उसी बात की शहादत दे सकेगी कि स्प्रिंग क्लब से हीरोइन तकसीम होती है। चलिए यही काफ़ी है, मगर क्यों? क्या वो उसकी शहादत भी ना दे सकेगी कि हमें कत्ल करा देने की स्कीम बनाई गई थी? इससे भी बात नहीं बनती, फरीदी कुछ सोचता हुआ बोला। फिर जिस तरह बनपड़े बनाइए। हमीद ने लापरवाही से शानों की जुम्बिश दी और मेज से पिन अप का पर्चा उठाकर तस्वीरें देखने लगा। तुम नहीं समझ सकते, फरीदी कुछ देर बाद बोला। ये इंकशाफ बहुत पुरानी बात है कि स्प्रिंग क्लब अय्याशी का अड्डा है या वहाँ से हीरोइन तकसीम होती है। अच्छा, तो नई बात ही बता दीजिए। इस तरह आप भी हल्के हो जाएंगे और मैं भी खुद को खासा फारुल बाल महसूस करने लगूंगा। वो आदमी रमेश याद है ना? वो मेरी एक्सपोज की हुई सारी तस्वीर की मानवियत पर रोशनी डाल चुका है। मुतहर्रिक तस्वीर? हमीद ने पूछा। जी हाँ, वो मखसूस इशारे हैं जिन्हें तरतीब देने से पैगामात बनते हैं। मसलन? क्यों? बाज़ औक़ात इतने डफर क्यों हो जाते हो? क्या मिलिट्री में तुम्हें सिग्नलिंग की तरबियत नहीं मिली थी? ओह माफ़ कीजिएगा, मैं पिछले कई दिनों से ऊँघ रहा हूँ। फरीदी फिर किसी सोच में गुम हो गया। लेकिन जनाब, हमीद ने कुछ देर बाद उसे फिर मुखातिब किया। अगर उसे इल्म था कि आप बच गए हैं तो वह हुसूल मकसद से पहले ही क्यों भाग निकला? गालबन तुम उस दस्ती बम की वजह से सोच रहे हो। मेरा ख्याल है कि उसने वो उस यकीन के साथ नहीं फेंका था कि मैं ही उसका ताक़ुब कर रहा हूँ। अगर ये बात होती तो उसी वक्त बम फेंकता जब मैं पूरी तरह जद पर आ जाता। उसने सोचा होगा कि अगर वो महज कोई राहगीर है तो दहशतज़दा होकर वहाँ का वहीं रुक जाएगा, और अगर मेरे आदमियों में से होगा तो वो भी उस ख्याल से ताक़ुब जारी रखने का इरादा मुलतवी कर देगा कि मुताक़िब के पास दस्ती बम भी हैं। बहरहाल आपके पास कोई वाज़ेह सबूत नहीं है कि वो मेजर चौहान ही होगा। कोई सबूत नहीं, वरना मैं यहाँ ना होता। आप कब तक इस तरह छिपते रहेंगे? उस केस के इख्तिताम तक। ख्वाह बात नहीं बढ़ाना चाहता। डीआईजी बदतमीज है, अक्सर सुपरिटेंडेंट तक से बदकलामी कर बैठता है। लेडी प्रकाश वाले केस की तफ्तीश बजाते खुद कर रहा है। मैंने तो अभी तक मौका ही नहीं दिया कि मुझे तलब कर सके। हमीद बोला। मुझे अगर बंगले पर तलब करे तो मुझे बेहद खुशी होगी। क्यों? शायद आप अपनी तरह सारे ऑफिसरों को गैर शादीशुदा समझते हैं। ओहो, फरीदी मुस्कुराया। हाँ, मैंने उसकी बीबी के हुस्न की तारीफ सुनी है। बस इसी तरह दौख्तन फौख्तन ऐसी बातें भी सुनते रहा कीजिए, शायद अल्लाह करम कर ही दे आपके हाल पर। हमीद दफतन फरीदी इस तरह बोला जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। तुम कासिम से मिलो। आजकल वो स्प्रिंग क्लब में देखा जा रहा है। उसके साथ एक औरत होती है, सायरा इशरत। इशरत अजीम, चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बीबी। पता नहीं, मैं उस नाम की किसी औरत को नहीं जानता। तुम्हें कासिम के जरिए उससे मिलकर मरासम बढ़ाने होंगे। पहले उसकी उम्र बताइए। फजूल बातें ना करो। उस दौरान में तुम्हें उस बात का ख्याल भी रखना पड़ेगा कि चौहान या उसके आदमियों को उसका इल्म ना होने पाए। अगर चौहान हमें जानता है तो ये भी जानता होगा कि कासिम से हमारे कैसे ताल्लुकात हैं। माकूल बात है। फरीदी फिर सोच में पड़ गया। हमीद ने पाइप में तंबाकू भरकर उससे सुलगाया और हल्के हल्के कश लेता रहा। फिर कुछ देर बाद उठता हुआ बोला, अच्छी बात है, मैं लिंकन ले जा रहा हूँ। लेडी प्रकाश से दूर ही रहना। मैं जानता हूँ, हमीद ने कहा और कमरे से निकल गया।
حمید نے سوچا پہلے دور ہی سے اندازہ کرنا چاہیے کہ سائرہ عشرت کیسی عورت ہے، لہٰذا اس نے پہلے چہرے میں پلاسٹک میک اپ کی مدد سے تھوڑی سی تبدیلی کی، اپنی گاڑی وینس کے نمبر بدلے اور ایگل بیچ کے چکر کاٹنے لگا۔ قاسم ابھی تک وہیں مقیم تھا، دن بھر ہٹ میں رہتا اور شام کو نکل کھڑا ہوتا، اسپرنگ کلب جاتا۔ سائرہ کی کوششوں کی بنا پر وہ باقاعدہ طور پر ممبر بنا لیا گیا تھا، لیکن حمید کے لیے دشواری تھی، وہ تبدیلی ہیت کے بعد کلب میں کیوں کر داخل ہوتا؟ یہ تو اسی صورت میں ممکن تھا جب کوئی مستقل ممبر اسے اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن آج اتفاق سے ان دونوں نے اسپرنگ کلب کی بجائے بیچ ہوٹل کا رخ کیا اور حمید کو بھی ان کے قریبی جگہ مل گئی۔ دونوں میزیں اتنے فاصلے پر تھیں کہ ان کی گفتگو بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ میں آج کل بڑے اچھے خواب دیکھتا ہوں، قاسم کہہ رہا تھا۔ اچھا، سائرہ نے کہا اور پھر وہ شو کی طرف متوجہ ہو گئی۔ قاسم کے چہرے پر آج بلا کا نکھار تھا، 6 دن پہلے کسی مردگی کا نشان بھی نہیں تھا۔ خواہ باتیں کھلی پڑتی نہیں۔ تم اپنے گھر کب سے نہیں گئے؟ دفعتاً سائرہ نے اس کی طرف مڑ کر پوچھا۔ کئی دنوں سے۔ کسی نے خبر بھی نہیں لی؟ کون لیتا خبر؟ میں نے فون کر دیا تھا کہ میں یہاں ہوں، میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتی ہوں۔ حمید نے محسوس کیا کہ قاسم نروس نظر آنے لگا ہے۔ کیوں؟ وہ ہکلایا۔ بس یوں ہی، کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اوہ، مطلب یہ کہ وہ بہت بدتمیز ہے۔ خواہ کیا خواہ آپ سے لڑنے لگے گی، میری ملنے والیوں سے خار کھاتی ہے۔ اور بھی ملنے والیاں ہیں؟ سائرہ نے پوچھا۔ قاسم بری طرح بوکھلا گیا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں، وہ ایک نرس کی لڑکی ہے، آتی ہے کبھی کبھی، کہتی ہے مجھے جادو کے کھیل دکھاؤ۔ جادو کے کھیل؟ استفہامیہ لہجے میں حیرت تھی۔ جی ہاں، ہی وہ میں لوہے کے گولے نکال سکتا ہوں منہ سے، رائفل کی نال توڑ دیتا ہوں، زنجیریں توڑ دیتا ہوں۔ اچھا، وہ ہنس پڑی۔ ذرا نکالیے تو گولے۔ یہاں کہاں، وہ تو ترکیب ہوتی ہے، زنجیریں بھی توڑ دیتے ہیں۔ ہاں، میں بہت طاقتور ہوں، ٹھہریے میں دکھاتا ہوں، قاسم اٹھتا ہوا بولا۔ حمید نے محسوس کیا کہ اس کی ذہنی روح بہک گئی ہے، ایسے مواقع پر چہرے پر خاص قسم کے تاثرات ہوتے ہیں۔ وہ اٹھ کر سائرہ کی کرسی کی پشت پر آیا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ سائرہ نے مڑ کر پوچھا۔ بس آپ سامنے ہی دیکھتی رہیے، قاسم نے بڑے خلوص سے کہا۔ حمید سمجھ گیا کہ آئی شامت اس عورت کی۔ وہ بالکل ایسے ہی انداز میں گردن گھما کر سامنے دیکھنے لگی جیسے اس میں ارادے کو قطعی دخل نہ ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے قاسم جھکا اور کرسی کے پیچھے پائے پکڑ کر اسے کرسی سمیت اوپر اٹھاتا چلا گیا، حتیٰ کہ سر سے بلند ہو گئی۔ ارے ارے ارے، سائرہ کی زبان سے متواتر نکل رہا تھا۔ وہاں جتنے بھی تھے تحیر آمیز سنجیدگی کے ساتھ متوجہ ہو گئے۔ سائرہ کی حالت عجیب تھی، چہرے پر ایسے ہی تاثرات تھے جیسے بھرے مجمع میں خود کو برہنہ محسوس کر رہی ہو۔ حمید نے سوچا کھیل بگاڑ دیا کمبخت نے، اب جو یہ بھاگے گی تو کبھی رخ بھی نہ کرے گی اس کی طرف۔ لہٰذا جھپٹ کر قاسم کے قریب پہنچا اور آہستہ سے بولا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتاریے نیچے، ورنہ میں پولیس کو طلب کر لوں گا۔ یہ ہوٹل ہے یا بھٹیار خانہ؟ دوسرے لوگ دور ہی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ قاسم پولیس کے نام پر بوکھلا گیا اور بتدریج اس کے ہاتھ نیچے ہونے لگے۔ بالآخر کرسی زمین پر ٹکی اور سائرہ اس طرح اچھل کر کھڑی ہو گئی جیسے جل اٹھی ہو۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار تھے۔ غالباً سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، ان سبھی کی نظروں سے کیسے اوجھل ہو جائے۔ اب آپ دونوں فوراً نکل چلیے یہاں سے، حمید نے کہا، ورنہ یہاں کئی پریس رپورٹر موجود ہیں جو آپ دونوں کو گھیر لیں گے۔ اوہ جی ہاں، چلیے چلیے، سائرہ جلدی سے بولی۔ وہ باہر آئے۔ سائرہ جلدی سے قاسم کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور حمید اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا۔ دفعتاً قاسم ہکلایا۔ آپ کہاں بھائی صاحب؟ وہیں بھائی صاحب جہاں آپ، حمید نے لاپرواہی سے کہا۔ کچھ ضروری باتیں کروں گا، محکمہ آبکاری کا سپرنٹنڈنٹ ہوں۔ بات نہ بڑھاؤ، سائرہ پچھلی سیٹ سے بنمنائی۔ آپ کہتی ہیں تو ٹھیک ہے، قاسم غرایا، ورنہ میں پولیس انسپکٹروں کی ٹانگیں چیر دیتا ہوں۔ یہ آبکاری والے کیا ہیں؟ جی ہاں، حمید سر ہلا کر بولا اور پچھلی نشست سے آواز آئی، اپنے ہٹ میں چلو۔ کار چل پڑی۔ قاسم کا ہٹ زیادہ دور نہیں تھا، جلدی پہنچ گئے۔ نیچے اترے، ہٹ میں داخل ہوئے، لیکن سائرہ تمبخت تھی۔ وہ دونوں بیٹھ گئے، لیکن قاسم کھڑا حمید کو گھورے جا رہا تھا۔ حمید نے اس وقت آواز بدلنے میں کمال کر دیا تھا، کیا مجال کہ ذرا سی بھی لغزش ہو جاتی۔ اب فرمائیے جناب، وہ آنکھیں نکال کر بولا۔ آپ پہلے تشریف تو رکھیے، حمید نے کہا، اور یہ بتائیے کہ جناب نے کون سا نشہ استعمال فرمایا ہے؟ میں نے نشہ وشہ نہیں استعمال کیا، تم چلے جاؤ چپ چاپ یہاں سے۔ محترمہ، کیا آپ اس مسئلے پر روشنی ڈال سکیں گی؟ میں کیا عرض کروں، بے حد شرمندہ ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے کوئی نشہ استعمال نہیں کیا، یہ بس ایسے ہی ہیں۔ اگر ایسے ہی ہیں تو مجھے بے حد افسوس ہے، آپ کو اکثر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ امی تم جاؤ، نکلو یہاں سے، بڑے آئے آپ جناب کرنے والے۔ جاتے ہو یا بلاؤں چوکیدار کو؟
मोहतात होकर गुफ्तगू फरमाइए जनाब, मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। हमें शुबा है कि बीच होटल में गैर कानूनी तौर पर भंग फरोख्त होती है। आपकी उस हरकतों में यही समझा था कि आप भी भंग पिए हुए हैं। बस बस खामोश, कासिम हलफ फाड़ कर दहाड़ा। तुम खुद खामोश रहो, मैं गुफ्तगू करूंगी। सारा हाथ उठाकर बोली। फिर हमीद से कहने लगी, आपको गलत फहमी हुई है, उन्होंने कोई नशा नहीं इस्तेमाल किया था, बस कभी कभी जहन बहक जाता है। मुझे अपनी ताकत दिखा रहे थे। ला हौल वला कुव्वत, हमीद बुरा सा मुंह बनाकर बोला। ऐसी हरकतें घर पर की जाती हैं। अगर आप लोग किसी प्रेस रिपोर्टर के हत्थे चढ़ जाते तो सुबह के अखबारात में बड़ी बड़ी सुर्खियां नजर आती। शौहर ने बीबी को सर से ऊंचा उठाया। बीच होटल में सर्कस वगैरह वगैरह। मैं उनकी बीवी नहीं हूँ, सायरा जल्दी से बोली, मेरे दोस्त हैं। मुझे हैरत है उस दोस्ती पर। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हाँ, कासिम आस्तीन समेटता हुआ उठ गया। हमीद भी खड़ा हो गया। अरे अरे, सायरा बौखला गई। नहीं, आप चुप रहिए, कासिम उसी तरफ मुड़कर गुर्राया। हमीद एक तरफ हटता हुआ बोला, आइए, आप पल्ले सिरे के गधी हैं। कासिम ने झपट कर पूरी कुव्वत से घूंसा मारा और हमीद निहायत इत्मीनान से एक तरफ हट गया। नतीजा यह हुआ कि मियाँ कासिम अपने ही जोर में मुंह के बल नीचे चले आए। गुस्से ने पहले ही हालत बिगाड़ रखी थी, लिहाजा उस डील डॉल के साथ अचानक गिर पड़ने के बाद जल्दी से उठ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये हालत है ताकत की। हमीद से हिलाकर सायरा से बोला, मेरा दावा है कि अगर चित लिटाकर सीने पर एक कंकरी भी रख दी जाए तो किसी बतखी की तरह टांगे फैलाए पड़े रह जाएंगे। चलिए आप मेरे साथ। हमीद ने सायरा की तरफ हाथ बढ़ाया और उसने बौखलाकर उसका हाथ पकड़ भी लिया। हमीद कासिम के उठने से कबल ही उसे वहां से निकाल ले जाना चाहता था। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने कहा, अपनी गाड़ी बीच होटल के पार्किंग शेड से मंगवा लीजिएगा। सायरा सहजदा से उसके साथ चलती रही। कासिम के हलफ से गालियों का तूफान उमड़ रहा था। फिर कबल इसके कि वो उठकर दरवाजे तक पहुंचता उसकी गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। बीच होटल के पार्किंग शेड में गाड़ी रोक दी गई। यहाँ हमीद की गाड़ी पहले ही से मौजूद थी। उसने फिर सायरा का हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी में आ बैठा। उसने उस पर एहतजाज नहीं किया। हमीद जानता था कि उस नफ्सियाती लम्हे से फ़ायदा न उठाया गया तो फिर किसी तरह कामयाबी हासिल ना हो सकेगी। अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने पूछा, आपको कहाँ छोड़ दूँ? कहीं भी, उसने हाँफते हुए कहा। नहीं, बेतकल्लुफ़ी से फरमाइए, हमीद बोला। मैंने उस वक्त आपको एक बहुत बड़े जंजाल से निजात दिलाई है। मैं उस आदमी को अच्छी तरह जानता हूँ। परले सिरे का अहमक है, दूसरों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए तरह तरह की हरकतें करता है। पता नहीं आपसे कैसी दोस्ती हुई होगी। आप क्या जानते हैं इसके बारे में? सायरा ने पूछा। सेठ आसिम का लड़का है, कासिम नाम है। तमाम में रोता फिरता है कि उसकी शादी ज़बरदस्ती एक ऐसी लड़की से कर दी गई है जो उसे पसंद नहीं। उनके दरमियान जन शौहर के तअल्लुक़ात वगैरह वगैरह ऐसी ही बहुत सी बातें। तो क्या ये झूठ है? पता नहीं, हमीद ने लापरवाही से कहा। लेकिन इतना जानता हूँ कि अक्सर ख़वातीन उस पर रहम खाकर अपनी ज़िंदगी खुद ही अजीरन कर लेती हैं। मैं नहीं समझी। एक वाक़या सुनाता हूँ आपको, शायद आप उससे कुछ अंदाज़ा कर सकें। एक बार आप ही जैसी एक शरीफ खातून को उससे हमदर्दी हो गई थी। ये हज़रत एक बार उन्हें अपने घर पर मद्दू कर बैठे। बीवी से शायद कह दिया था कि उनके दोस्त की बेगम साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं। बीवी ने दावत का एहतमाम किया, लेकिन साथ ही अपनी चंद सहेलियों को भी मद्दू कर लिया। एक स्कीम तैयार की गई। वो साहिबा तशरीफ़ लाई। बातों ही बातों में उनसे उगलवा लिया गया कि वो कासिम के दोस्त की बीवी नहीं बल्कि खुद कासिम की दोस्त हैं। बस फिर क्या था, लिपट पड़ी सहेलियों समेत चोटी पकड़कर लान तक घसीटती हुई लाई। फिर जो मरम्मत शुरू की उन सभी ने तो बेगम साहिबा बेहोश हो गई थी। हमीद खामोश हो गया। सायरा भी कुछ न बोली। कुछ देर बाद हमीद ने पूछा, आपसे कैसे मुलाकात हुई थी? बस क्या बताऊं, वो भर्राई आवाज़ में बोली। एक रात गाड़ी पर इसी सड़क से गुजर रही थी, किनारे एक गाड़ी खड़ी नजर आई। कोई उसमें बैठा जोर जोर से रो रहा था। उतर कर देखा तो यही हजरत थे। हमीद बेतहाशा हंस पड़ा। देर तक हंसता रहा, फिर बोला, और ऐसी हरकतों से वो ख्वातीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है और फिर सुनाता है अपनी दुख भरी दास्तान। और मोहतरमा, अब मैं अपने मुताल्लिक भी सच्ची बात बता दूं। मेरा ताल्लुक महकमा आबकारी से नहीं, मैं तो एक सीधा साधा मुसव्वर हूँ। आपको उलझन में देखा तो सोचा कि प्रेस रिपोर्टरों के चक्कर में पड़ने से पहले ही आपको वहां से निकाल ले जाऊं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जनाब। आपने अभी तक बताया नहीं कि आपको कहाँ जाना है। अगर शहर की तरफ जा रहे हो तो स्प्रिंग नाइट क्लब में छोड़ दीजिएगा। मेरी गाड़ी आज ही सर्विस के लिए गई है। बहुत बेहतर। आपका स्टूडियो कहाँ है? सारा ने पूछा। तार जाम में। तन्हाई पसंद आती हूँ, कभी शहर भी आ जाता हूँ। रात का खाना ना खाया हो तो मेरे साथ खाइए स्प्रिंग में। मैं मेंबर नहीं हूँ। किसी भी मेंबर के साथ आप वहाँ जा सकते हैं। मेरे लिए पहला इत्तेफाक होगा। दरअसल मेरी तफरीहात मुख्तलिफ हैं। हरे भरे मैदान, घने जंगल मेरी तफरीगाहें हैं। आर्टिस्ट ठहरे छुटपुटे में जंगलों की सरगोशियाँ ही मेरे लिए आला तरीन मौसीकी हैं। आप शायर भी मालूम होते हैं। अरे नहीं, हमें खाक सारी बढ़ती।
तो फिर आप मेरे साथ खाना खा रहे हैं या नहीं? अरे कहाँ तकलीफ करेंगी, आपके इनकार पर मुझे अफसोस होगा। खैर, हमीद ने ठंडी सांस ली। ये सब गैर मुतवक्का तौर पर हुआ था। हमीद सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी कामयाबी होगी। ना कासिम की जहनी रूह बहकती और ना मौका नसीब होता। बहरहाल हमीद दिल ही दिल में अपनी पीठ ठोक रहा था। लेडी प्रकाश अभी सोई नहीं थी, हट में तन्हा थी और उसका चिंपैंजी सोफे पर पड़ा ऊँग रहा था। दफातन दरवाज़ा खुला और वो उछल पड़ी। वो दरवाज़ा मुक़फ़िल करके लेटी थी, लेकिन ये दोहरा कुफल था। बाहर से भी कुफल खोला जा सकता था, लेकिन उसे कुंजी किसी को भी नहीं दी थी। पूरा दरवाज़ा खुल जाने के बाद कोई दाखिल हुआ। गहरी नीली और मध्यम रोशनी में वो अंदाज़ा न कर सकी कि आने वाला कौन है। फिर दफातन कमरे का दूसरा बल्ब रोशन हो गया और आने वाला वजाहत के साथ उसकी नज़रों के सामने था। सर तापा स्याह, सिर्फ आंखों की जगह दो सुराख थे जिनसे दो खौफनाक आंखें झांक रही थीं। चिंपैंजी गुर्राता हुआ उठा, लेकिन दूसरे ही लम्हे में एक करिहा सी आवाज़ के साथ ढेर हो गया। आने वाले का बेआवाज़ रिवाल्वर उसकी तरफ उठा था। हल्की सी टर्च सुनाई दी थी और बस चिंपैंजी फिर न उठ सका। ये किया, लेडी प्रकाश ने कांपते हुए कुछ कहने की कोशिश की। सियाहपोश का हाथ इस तरह उठा जैसे वो उसे खामोश रखना चाहता हो। लेडी प्रकाश दम-बखुद रह गई। वह आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा, एक हाथ से रिवाल्वर सीधा किए हुए दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे दबाता रहा, हत्ता कि लेडी प्रकाश की आंखों में अंधेरा छाने लगा। पता नहीं कैसी गिरफ्त थी कि जरा सी देर में वो बेजान सी होकर रह गई। सियाहपोश ने उसे उठाकर अपने कंधे पर डाला और स्विच बोर्ड तक आया। फिर कमरे में गहरी तारीकी छा गई। सर सिन्हा की कार कंपाउंड में दाखिल हो रही थी और हमीद डाइनिंग रूम से निकलकर पोर्च में दाखिल हुआ। शायद रोज़ा उसे रुखसत करने ही बरामदे तक आई थी। हमीद ने अपनी गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट किया। सर सिन्हा की कार पोर्च के बाहर ही रुक गई थी। वह हमीद को जाते देखता रहा और हमीद के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। उसकी गाड़ी फाटक से गुजर गई। रोज़ा सर सिन्हा को गाड़ी से उतरते देखकर बरामदे ही में रुक गई थी। सर सिन्हा ने उसे तेज नजरों से देखते हुए बरामदे के जीने तय किए और उसके करीब पहुंचकर रुक गया। वह अब भी उससे नाखुशगवार अंदाज में घूरे जा रहा था। ये यहाँ रोज़ाना क्यों आता है? उसने सख्त लहजे में पूछा। रोज़ाना तो नहीं, झूठ मत बोलो, मुझे इल्म है। किस बात का इल्म है? यही कि रोज़ाना यहाँ आता है। वो लाश जो यहाँ पाई गई थी। बकवास, उसके मुताले मुझसे पूछ करनी चाहिए। यही तो मैं भी सोचती हूँ कि आखिर मुझसे क्यों पूछता है, मैं तो यहाँ थी भी नहीं। चलो अंदर चलो, वो उसे दरवाजे की जानिब धकेलता हुआ बोला। रोज़ा के चेहरे पर हैरत के आसार थे। शायद उसके बाप का ये रवैया उसके लिए नया था। ड्राइंग रूम में पहुंचकर उसने सामने वाले सोफे की तरफ हाथ उठाते हुए कहा, बैठ जाओ। रोज़ा इस्तिफामिया अंदाज में उसकी तरफ देखती रही। मैं इसे पसंद नहीं करता कि मेरी बेटी किसी पुलिस ऑफिसर से दोस्ती करे, और फिर जबकि वो बहुत ज़्यादा बदनाम भी है। वो कल्चर सेंटर का मेंबर भी है। कुछ भी हो, मैं उसे पसंद नहीं करता। जैक रोज़ा के चेहरे पर झल्लाहट के आसार नजर आए और उसने गुस्सीले लहजे में कहा, आखिर आपको मेरी इतनी परवाह कब से हो गई है? क्या मतलब? सर सिन्हा की भौहें तन गईं। आपको कभी उसकी परवाह नहीं हुई कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कब वापस आती हूँ? अच्छा तो फिर? सर सिन्हा की आंखें सुर्ख हो गईं। कुछ भी नहीं, रोज़ा ने सरकश अंदाज में कहा, मैं अपने तौर पर पली बड़ी हूँ। मेरी तरबियत में मेरे वालिदैन ने हिस्सा नहीं लिया। तुम क्या बक रही हो? तल्ख हकीकतों का इजहार कर रही हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर सिन्हा गुर्राया। आपकी मर्जी। रोज़ा ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। अच्छी बात है, सर सिन्हा ने उठते हुए कहा। अब अगर वो यहाँ आया तो उसे खुद ही मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा? यही कि सर सिन्हा की लड़की इतनी सस्ती नहीं है। क्या कह रहे हैं? रोज़ा चीख कर बोली। मैं मुलाजमों को कह दूंगा कि वो जब भी यहाँ आए उठाकर उसे बाहर सड़क पर फेंक दें। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? आप मेरे किसी दोस्त की तौहीन नहीं कर सकते। वो तेजी से दूसरे कमरे में चला गया। रोज़ा दम बखुद बैठी रही। सांसें तेजी से चल रही थीं और चेहरा सुर्ख हो गया था। शायद जिंदगी में पहली बार बाप से इस तरह गुफ्तगू हुई थी। ऐसे मूड में उसने उसे कभी नहीं देखा था और न कभी इतनी बुलंद आवाज में बोलते सुना था। उसकी दानिश में वो खुद ही ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होने देता था जिससे उसको गुस्सा आए और दौरान खून में तेजी पैदा होने की बिना पर खून का दबाव बढ़ जाने का अंदेशा हो। बहरहाल उस वक्त गुस्से से बदहाल हो रही थी। दफातन उठी और फ़ोन पर किसी के नंबर डायल करने लगी। फिर माउथ पीस में बोली, हेलो, होटल डी फ्रांस। रोज़ा फ्रेडरिक नाम से एक कमरा बुक कर दो, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। रिसीवर रखकर वो अपने कमरे में चली आई और एक सूटकेस में कपड़े रखने लगी। बिलाखिर हमीद आईजी के दफ्तर में तलब कर लिया गया। फौरन पेशी भी हो गई। आईजी तन्हा था। उसने सर के इशारे से हमीद को बैठने की इजाज़त दी। सबसे पहला सवाल फरीदी ही के मुतालिक था। मुझे इल्म नहीं है जनाब कि वो कहाँ हैं। मैं उस सिलसिले में पहले ही अपना तहरीर बयान दे चुका हूँ। तुमने लेडी प्रकाश की रिपोर्ट देखी थी? जी हाँ जनाब। लेडी प्रकाश से मुतालिक कोई मज़ीद इत्तला?
मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जुर्रत ही नहीं कर सकता क्योंकि खुद DIG साहब उसके मामलों को देख रहे हैं। वो पिछली रात से गायब है। उसका पालतू चिंपैंजी हट में मुर्दा पाया गया है। किसी ने उसे गोली मार दी थी। हट में पाए जाने वाले आसार जाहिर करते हैं कि ज़बरदस्ती कहीं ले जाई गई होगी। हामिद ने ख्वामख्वाह चेहरे पर सरासंगी के आसार पैदा कर लिए। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि उसमें फरीदी का हाथ होगा, IG ने हमीद के चेहरे पर नजरें जमाए हुए कहा। लेकिन हमीद कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? मैंने लेडी प्रकाश की रिपोर्ट देखी थी और अब सोच रहा हूँ कि उसके बयान की रोशनी में उसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकेगा कि ये कर्नल की इंतकामी कार्रवाई थी। लेकिन मेरा दावा है कि किसी और ने उस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। ज़ाती तौर पर मेरा भी यही ख्याल है। तब फिर कर्नल के लिए कोई परेशानी की बात नहीं। आखिर वो हजरत किस चक्कर में हैं? कुछ दिन पहले जिस चक्कर में थे वो मेरी समझ में नहीं आया था। कैसा चक्कर? हमीद ने उसे इशारों और फरीदी की फ़ोटोग्राफी के मुतालिक बताया। फिर ये भी बताया कि किस तरह उससे कैमरा छीन लिया गया था। लेकिन उस लाश का तज़किरा नहीं किया जो सरसिन्हा की कोठी के सामने डाली गई थी। कैमरे की वापसी का जिक्र आया, फिर उसके धमाके के साथ फटने की कहानी भी दोहराई गई। और जब उन 2 लाशों का तज़किरा आया जिनके ज़रिए ख़त और कैमरा वापस आया था, तो IG मुस्तवाना अंदाज में खड़ा हो गया। लाशों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वाले जहर और उस सुई के जहर में कोई फ़र्क नहीं जो मैंने कीमियाई तजज़िये के लिए दी थी, हमीद ने कहा। तुम्हें वो सुई कहाँ मिली थी? IG ने पूछा। वो सुई मुझे उसी कैफ़े के बावर्ची खाने से मिली थी। हमीद ने मसलहतन गलत बयानी से काम लिया। IG बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर गहरे तफक्कुर के आसार थे। दफतन उसने मेज़ पर रखी हुई घंटी बजाई और अर्दली अंदर आया। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड कीपर को भेज दो, उसने कहा, और मतलूबा आदमी के आने तक खामोशी रही। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, IG ने कहा, ब्लू सेल पेपर्स का बैग लाओ। वो चला गया और फिर कमरे की फिजा पर खामोशी मुसल्लित हो गई। कुछ देर बाद रिकॉर्ड कीपर फिर वापस आया। उसके हाथों में एक सरबामहर चरमी थैला था जो IG की मेज पर रख दिया गया। रिकॉर्ड कीपर को वापस जाने का इशारा करते हुए IG ने थैले की सील तोड़नी शुरू की और कुछ देर बाद उसमें से कुछ चंद कागजात निकाले और उनका जायजा लेता रहा। हमीद महसूस कर रहा था कि उसके चेहरे पर हैरत के आसार हैं। तकरीबन 20 मिनट तक उसने वो कागजात देखे और फिर उन्हें दोबारा थैले में रखता हुआ कांपती आवाज़ में बोला, वो हमारी इज्जत है, निजदा महकमे की नाक है, ये बात मेरी ही ज़ात तक महदूद रहेगी। तो आप उन्हें लेडी प्रकाश वाले वाक़े का जिम्मेदार नहीं समझते? कतई नहीं। अगर उसने कुछ किया भी होगा तो मसलहतन वो तारजाम में है। ठीक है, अब मैं मुतमईन हूँ। IG ने तवील सांस ली। मैं नहीं जानता कि वो इन इशारेबाजों के पीछे क्यों पड़ गए हैं। मुझे यकीन है कि अनकरीब तुम्हें भी मालूम हो जाएगा। IG मुस्कुराया और बोला, अब तुम जा सकते हो। हमीद ने उठकर सलूट किया और बाहर आ गया। वो सोच रहा था कि आखिर लेडी प्रकाश को कौन ले गया। क्या मेजर चौहान को उसका इल्म हो चुका था कि वो उन्हें सब कुछ बता चुकी है? कुछ देर बाद वो उस नई खबर के साथ तेजी से तारजाम की तरफ उड़ा जा रहा था। लेडी प्रकाश की गहरी नींद सुबह तक जारी रही थी। होश में आने के बाद उसने खुद को एक ऐसे कमरे में पाया था जिसमें बज़ाहिर कोई दरवाज़ा नहीं था, लेकिन टेम्परेचर कह रहा था कि वो जिस जगह है एयर कंडीशन है। सिर्फ एक रोशनदान था, एग्जॉस्ट फैन गर्दिश कर रहा था। वो एक आरामदायक स्प्रिंग वाले बिस्तर पर पड़ी थी। बौखलाकर उठ बैठी, आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखती रही। फिर पिछली रात के वाक़यात याद आए और वो काँप कर रह गई। चिंपैंजी की मौत, उसका दिल डूबने लगा। उसने उसे उस वक्त से पाला था जब वो सिर्फ 6 दिन का था। नैरोबी के दौरान क़याम में सरप्रकाश के एक शिकारी दोस्त ने तोहफ़तन पेश किया था। उसका दिल भराया और वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर दफतन एक हल्की सी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। कमरे की एक दीवार में एक दरीचा सा नजर आया। वो उठकर उसकी तरह झपटी थी कि पिछली रात वाला सियापोश उसी दरीचे से गुजरकर कमरे में दाखिल हुआ। इतनी बेसब्री, उसने जहरीले लहजे में कहा। मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा, लेडी प्रकाश तेज लहजे में बोली। कुछ ऐसा बुरा भी ना होगा। तुम कौन हो, क्या चाहते हो? बस थोड़ी सी मालूमात। मैं नहीं समझी, कैसी मालूमात? तुम उस दरमियान फरीदी से मिली हो? क्यों, तुमसे मतलब? मेरी बात का जवाब दो। वो गुर्राया। हाँ, उसने ज़बरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में डालकर ले जाना चाहा था। मैंने शोर मचा दिया था, लोग दौड़ पड़े थे और उसे नाकाम वहाँ से भागना पड़ा था। फिर मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। मैं उसके बाद वाली मुलाकात के मुताल्लिक पूछ रहा हूँ। क्या मतलब? उसके बाद भी तुम उससे मिली थी, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी सूरत में जबकि उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा चुकी थी, तो फिर वो तुम्हें ज़बरदस्ती ले गया होगा। ये गलत है, बकवास है। उस दिन से फिर वो मुझे दिखाई नहीं दिया। वो तुम्हें तुम्हारे हट से इसी तरह ज़बरदस्ती ले गया होगा जैसे मैं लाया हूँ। खुली हुई बकवास है। देखो, वो फरेबी है, नकाबपोश ने समझाने के अंदाज में कहा। अगर उसने तुमसे लगावट की बातें की हैं तो यही समझो कि वक्ती ज़रूरत के तहत महज काम निकालना चाहता है।
वो मेरे शौहर के दोस्त का बेटा है, लिहाजा उसके लिए ऐसे लघु अल्फाज नहीं सुन सकती। ओहो, इसीलिए भागा था, सियापोश ने कहा लगाया। तुम हो कौन? क्या ये मेजर चौहान का दूसरा रूप है? तुम सामने क्यों नहीं आते? शक्ल दिखाओ अपनी। ये तो मैं महसूस कर ही रही हूँ कि आवाज़ बदल कर बोल रहे हो। मेजर चौहान गधा है, उसकी हिमाकतों की बिना पर ये सब कुछ हुआ है। ओह, तो तुम उसके भी बॉस हो? हाँ। लेडी प्रकाश दफतन जल्द पड़ गई। कुछ देर बाद उसने कहा, मैंने तंजीम से गद्दारी नहीं की। मेजर चौहान की हिदायत पर फरीदी को ख़त्म कर देने की कोशिश की थी, लेकिन वो पहले ही से होशियार था। मैं जानता हूँ, फिर मैं किस खता पर यहाँ लाई गई हूँ। तुम उसके बाद भी फरीदी से मिली थी और उसे स्प्रिंग नाइट क्लिप के मुतालिक बताया था। अगर तुम यकीन नहीं कर सकते तो भला मैं किस तरह तुम्हें मुतमईन कर सकूंगी? मैंने एक रात कैप्टन हैमिद को भी तुम्हारे हट से निकलते देखा था। वो क्यों आया था? ओह, वो दफतन लेडी प्रकाश हंस पड़ी। फरीदी के साथ वो भी उस वक्त गाड़ी में मौजूद था, लेकिन मैंने अपनी रिपोर्ट में उसका तस्करा नहीं किया था। उसी का शुक्रिया अदा करने आया था। तो क्या तुम समझती हो कि वो सच में शुक्रिया अदा करने आया था? हरगिज नहीं। वो तुम्हारे हट में दाखिल हो सकता है, लेकिन फरीदी के लिए ये काम नामुमकिन है। क्यों? मैं कब कहती हूँ कि नामुमकिन है, लेकिन वो मुझसे फिर नहीं मिला। मुझे खुद भी हैरत है। नाकाबिल यकीन है लेडी प्रकाश, सियापोश गुर्राया। एक ऐसे आदमी से दुश्मनी मोल लेकर तुम तन्हा उस हट में रहती हो। आखिर उस इत्मीनान की कोई तो वजह होगी। क्या वो बदबख्त मेरी हिफाजत ना कर सकेंगे, जिनके लिए मैंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया है? मुझे यकीन है कि तंजीम के बाज़ अफराद मेरे हट की निगरानी करते होंगे। क्या तुम्हें किसी ने उसके मुतालिक यकीन दिलाया था? मेजर चौहान ने, लेडी प्रकाश बोली। उसने कहा था कि मैं बेखौफ खतर वहाँ मुकीम रहूँ, कोई आंख उठाकर भी ना देख सकेगा। सियापोश थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, मुनासिब है कि अब तुम यहाँ क़याम करो मेरी हिफाजत में। लेडी प्रकाश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो उससे पहले जा चुका था और दीवार बराबर हो गई। कासिम बहुत देर से हमीद का पीछा कर रहा था, लेकिन हमीद समझकर नहीं। हमीद समझता तो शायद कत्ल कर देता। हमीद उसी मेकअप में था जिसमें सायरा इशरत को बरगलाकर कासिम से दूर ले गया था। शायद उसी के बाद वो कासिम से नहीं मिली थी। आज कासिम को ईगल बीच में वो नज़र आ गया था और उसने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया था। हमीद वाकिफ था उस ताक़ुब से, लेकिन उसने दीदा व दानिस्ता लापरवाही बरत रहा था। जाहिर कर रहा था जैसे उसका कतई लाइल्म हो। सायरा ने वादा किया था कि 9 बजे बीच होटल में मिलेगी, लिहाजा हमीद इधर उधर वक्त गुजारता फिर रहा था। अभी 8 ही बजे थे। साहिल पर वो ओपन एरिया होटल में जा बैठा। कासिम के लिए शायद अब खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी, लिहाजा वो भी सलाम अलैकुम का डंडा रसीद करता हुआ उसी मेज़ पर जम गया। फरमाइए, हमीद ने हैरत से कहा। मैंने आपको नहीं पहचाना। मैंने आपको नहीं पहचाना, कासिम ने किसी जलेतन बूढ़ी औरत की तरह हाथ नचाकर कहा। अपनी खाला को तो पहचानते हो ना? आप क्या बक रहे हैं? बताओ सायरा कहाँ? कासिम आंखें निकाल कर बोल। आप होश में हैं या नहीं? नहीं, आज भी भंग पिए हुए हूँ और तुम्हें उठाकर कुर्सी समेत फेंक दूंगा। ओह, हमीद मुस्कुराया। आप वो हैं? हाँ, वही हूँ। बताओ। देखो बरखुरदार, हमीद आगे झुककर आहिस्ता से बोला, मैं महकमा आबकारी का सुपरिटेंडेंट हूँ। हुआ करो, मैं तो पुलिस वालों को भी कुछ नहीं समझता। हो सकता है, हमीद सर हिलाकर बोला। बड़े आदमी हो, मैं जानता हूँ, लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे वालिद साहब को भी बंद करा सकता हूँ। वो कैसे? कासिम आंखें नचाकर गुर्राया। 1.5 सेर चरस चुपके से कोठी में रखवा कर छापा मार दिया। इधर धरे गए, बाद में हुआ करे जमानत और मुकदमा। अखबार में तो छप ही जाएगा कि सेठ आसिम चरस से भी शौक फरमाते हैं। अम्मे, तुम कैसी उल जुलूल बातें कर रहे हो? और तुम्हें तो चुटकी बजाते बंद करा सकता हूँ। चलते फिरते तुम्हारी जेब में तोला भर चरस रखवा दी और वहीं धर लिया। दूसरे दिन चला आ रहा है अखबारात में कि सेठ आसिम साहब के साहबजादे भी चरसी हैं। कासिम चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर एक बैग उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। क्यों? हमीद ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैं बहुत बदनसीब आदमी हूँ। जो भी आती है चली जाती है, कासिम रुहासु आवाज में बोला। फिर पलट कर नहीं आती। अच्छा, तुम तो अब कारी के ऑफिसर हो। मुझे बताओ कि मैं कितनी अफीम खा लेने पर मर जाऊंगा? हमीद को हंसी आ रही थी। बड़ी दुश्वारियों से खुद पर काबू पा सका था। उसने नीचे से ऊपर तक कासिम का जायजा लेते हुए कहा, कम से कम 1.5 सेर, इससे कम से नहीं मरोगे। नहीं, ठीक से हिसाब लगाकर बताओ, कासिम रूह में बोला। तुम क्यों मरना चाहते हो? हमीद ने हमदर्दाना लहजे में पूछा और कासिम फट पड़ा। शादी से लेकर अब तक के सारे वाकयात बताए।
बस ऐसा ही लग रहा था जैसे अब रोया और तब रोया। मुझे तुमसे हमदर्दी है, हमीद ने कहा। मैं तुम्हारे लिए किसी दूसरी महबूबा का इंतजाम कर दूंगा। यह औरत तो मुझे पसंद आ गई है। खैर खैर, कासिम सर हिलाकर बोला, मगर ऐसी ही होनी चाहिए, धाकड़। मतलब ये कि मैं नहीं समझा। अमे वो यानी कि खूब तगड़ी ज़िभा करके कबाब लगाओगे क्या? अमे जाओ, चोगा दो, बिल्कुल इतना भी नहीं समझते। क्या नहीं समझते? अब कैसे समझाऊं, यानी कि ही। कासिम ने शर्मीले अंदाज में दांत निकाल दिए। अच्छा अच्छा, उठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ही दूं, हमीद उठता हुआ बोला। चलो चलो, कासिम ने बेहद खुश होकर मेज पर हाथ मारते हुए कहा। वो वहां से उठकर साहिल के करीब आए। बेहतरे लोग टहल रहे थे। उनमें औरतें भी थीं और चुस्त लिबास वाली लड़कियां भी। इन्हें तो बस पीछे से देखो, कासिम बड़बड़ाया। हमीद उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर आगे बढ़ता रहा। दरअसल वो किसी वीरान कोठरी में पहुंचकर कासिम की खबर लेना चाहता था। कासिम भी उसके साथ चलता रहा। एक जगह वो रुके। यहाँ अंधेरा था। साहिल के बुर्की कुमकुमे बहुत पीछे रह गए थे। दफतन हमीद को ऐसा लगा जैसे कोई चीज गर्दन के गिर्द लिपट गई हो। हाथ अभी तक गर्दन पे भी नहीं पहुंचे थे कि झटका सा लगा और वो संभलने की कोशिश के बावजूद भी नीचे चला आया। गर्दन में पड़ा हुआ फंदा तंग होता जा रहा था और जवाब देते हुए कुव्वत सामा कासिम की घूंघू समीद बतदरीज मुज़महिल होती जा रही थी। फिर अंधेरा ही अंधेरा। फिर दोबारा आंख अंधेरे ही में खुली थी और हमीद ने गिरदोपेश की जमीन टटोलने के लिए अंदाजा लगाया था कि वो साहिल पर नहीं है। मजीद इत्मीनान के लिए उसने जमीन पर हाथ मारा था और पुख्ता फर्श की सी गूंज फिजा में महसूस हुई थी। वो टटोलता हुआ दीवार तक पहुंचा और फिर दीवार ही के सहारे आगे बढ़ता रहा। दीवार के जोड़ तक पहुंचा और दूसरी दीवार शुरू हो गई। अंदाज कह रहा था कि वो किसी कमरे में है, वरना फर्श पर हाथ मारने से गूंज न सुनाई देती। वो बढ़ता रहा। फिर पिंडलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। बेख्तियार झुका और हाथ शायद किसी मुसहरी की पट्टी पर टिक गया। फिर टटोलते हुए कुछ और आगे बढ़ा। बाल, ओह, नरम बालों का ढेर, और फिर दफतन उसके हाथ झटक दिए गए। कौन है? ये खौफजदा सी निस्वानी आवाज थी। हमीद ने ठंडी सांस ली और भर रही ही आवाज में बोला, एक शरीफ आदमी। दूसरे ही लम्हे में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उस मुसहरी पर से उठा हो। अचानक कमरे में धुंधली सी रोशनी फैल गई जो कार्निस के जोड़ से फूट रही थी। दफतन हमीद के मुंह से निकला और फिर उसने सख्ती से होंठ भींच लिए। ये औरत लेडी प्रकाश थी और उस धुंधली सी रोशनी में पहले से ज्यादा हसीन लग रही थी। तुम कौन हो? उसने गुंजीली आवाज में पूछा। मैं। दफतन हमीद को ख्याल आ गया कि वो मेकअप में था, शायद अब भी है, इसीलिए पहचान नहीं सकी। मैं, उसने बड़े अदब से कहा, ये पूछने के लिए हाजिर हुआ था कि आप नाश्ते में क्या खाएंगे। लेडी प्रकाश ने तकिए के नीचे से घड़ी निकाल कर देखी और उसे उसी नजरों से देखते ही बोली, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 1:30 रात को नाश्ते की बात कर रहे हो? जाओ निकलो यहाँ से, वरना। लेकिन हमीद ने चारों तरफ नजर दौड़ाकर मायूसी से कहा, कैसे जाऊं? दरवाजा तो नजर ही नहीं आता। वो चंद लम्हे उसे उसीली नजरों से देखती रहने के बाद बोली, क्या चाहते हो? जल्दी बको, मुझे सोना है। खफा होने की जरूरत नहीं मोहतरमा, हमीद ने लजाजत से कहा, मैं खुद से यहाँ नहीं आया। ईगल बीच में टहल रहा था। दफतन किसी ने गले में रस्सी का फंदा डालकर खींचा। इतना याद है कि मैं गिर पड़ा था। यहाँ किस तरह पहुंचा इसका होश नहीं। ओह, एक बैग वो भी नरम पड़ गई। उसके करीब आई और आहिस्ता से पूछा, क्या तुम भी उसी तंजीम से मुताल्लिक हो? मैं किसी भी तंजीम से मुताल्लिक नहीं हूँ मोहतरमा, आर्टिस्ट हूँ। कभी जी बहलाने के लिए, कभी पेट पालने के लिए तस्वीर बनाता हूँ। लेकिन एक बात जरूर पूछूंगा, क्या दुनिया में कोई ऐसी भी तंजीम है जिसके अरकान को फंदन डालकर घसीटा जाता हो? कुछ नहीं, मैंने यही पूछा था। अब आप बताइए कि मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? मैं एक खूबसूरत औरत हूँ और खुद भी नहीं जानती कि कहाँ हूँ। लेडी प्रकाश मुस्कुराई। चंद लम्हे अजीब नजरों से हमीद की तरफ आंखों में देखती रही, फिर अंगड़ाई लेकर बोली, नींद आ रही है। वो मुसहरी की तरफ मुड़ गई थी। दिलकश अंदाज में चलती ही मुसहरी तक गई और दाहिनी कोहनी तकिए पर टेक कर नीम दराज हो गई। दाहिना गाल हथेली पर टिका था और वो अधखुली आंखों से हमीद की जानिब देखी जा रही थी। हमीद ने सोचा, यह तो कतई नामुनासिब बात होगी, लिहाजा उसने अपनी जेब से अपनी नोटबुक निकाली और उस पर लिखने लगा, मैं कैप्टन हमीद हूँ,
खुद भी उसी जाल में आ फंसा हूँ। तुम्हारे गायब हो जाने के बाद से फरीदी साहब की तलाश की मुहिम और तेज हो गई है। अब यहाँ हमारी गुफ्तगू अब यहाँ हमारी मतलब की गुफ्तगू बजरिए तहरीर ही होगी। मुझे शुबा है कि दीवारों में माइक पोशीदा है। उसने आगे बढ़कर डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी। वो पढ़ती रही और फिर उठ बैठी। चेहरे पर मुसर्रत के आसार थे। हमीद से कलम लेकर उसने दूसरे सिफे पर लिखना शुरू किया। ये एक नकाब पोश है जो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाया है, लेकिन मेरा ये दावा है कि ये मेजर चौहान नहीं है। खुद को उसका बॉस कहता है कि मेजर चौहान मेरे लिए ही काम करता है। दूसरी बार हमीद ने लिखकर पूछा कि वो आखिर उसे लाया ही क्यों है। जवाब में लेटी प्रकाश ने लिखा, वो मालूम करना चाहता है कि फरीदी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देने के बाद मैं उससे मिली थी या नहीं। मैंने इनकार कर दिया है। मैंने अभी तक इतराफ़ नहीं किया, वैसे डर है कि वो कहीं तशद्दुद पर ना उतर आए। हमीद ने उसे इत्मीनान दिलाने की कोशिश की कि उसकी मौजूदगी में ऐसा नहीं हो सकेगा। वैसे खुद अपने मुतालिक सोच रहा था कि देखिए क्या हशर होता है। उसने आर्टिस्ट समझकर तो ना पकड़ा होगा। रोज़ा होटल डी फ्रांस में मुकीम थी और बस अपने कमरे ही तक महदूद होकर रह गई थी। खाना कमरे ही में खाती थी, डाइनिंग हॉल में किसी वक्त भी नहीं देखी गई। उस वक्त उसने फ़ोन के ज़रिए चाय तलब की थी और आराम कुर्सी में नीम दराज वेटर की मुंतज़िर थी। रात के 11 बज रहे थे, अभी तक नींद नहीं आई थी। ज़हनी थकन से निढाल होकर सोचा था शायद चाय ही पीकर कुछ सुकून मुहैया हो कर सके। दफतन दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने थकी थकी सी आवाज़ में कहा, आ जाओ, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही उछल पड़ी। आने वाला दराज कद और भारी भरकम आदमी था। ओवरकोट का कॉलर कान की लोगों के ऊपर तक उठा हुआ था और फ्लैट हैट का गोशा पेशानी पर इस तरह झुका था कि चेहरा साफ नहीं दिखाई देता था। रोज़ा लड़खड़ाते हुए कदमों से पीछे हटे, लेकिन वो उसकी तरफ देखे जा रही थी। आने वाले ने मुड़कर दरवाज़ा बंद कर लिया और जब रोज़ा की तरफ मुड़ा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे दोबारा जिंदगी मिली हो। ये कर्नल फरीदी था। अब फ्लैट हैट उसके हाथ में थी और कोट का कॉलर नीचे गिराया जा चुका था। आप? रोज़ा के लहजे में हैरत थी। मुझे अफसोस है कि इतनी रात गए आपको तकलीफ दे रहा हूँ। ओह नहीं, ठीक है, तशरीफ रखिए, रोज़ा जल्दी से बोली। आपकी तबीयत कैसी है? उसने बैठते हुए पूछा। ठीक हूँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? हमें अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। वैसे कोई ख़ास बात नहीं। इतने में शायद वेटर ने दस्तक दी। रोज़ा ने दरवाजे के करीब जाकर कहा कि वो एक कप और लाए। तकल्लुफ़ न कीजिए, मुझे ख्वाहिश नहीं है, फरीदी ने कहा। रोज़ा कुछ न बोली। एक बैग वो फिर नर्वस नजर आने लगी थी। उसने ऐसी ही नज़रों से देखा जैसे मालूम करना चाहती हो कि वो क्यों आया है। आप घर से इस तरह क्यों चली आई हैं? फरीदी ने कहा। हालांकि यह आपका निजी मामला है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पूछना ही पड़ रहा है। बस यूं ही जिंदगी की यकसानियत से उकता कर, उसने कहा और इत्तेफाकन फरीदी से नज़र मिल गई। ऐसा लगा जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। पूरा जिस्म हिलकर रह गया और कोशिश के बावजूद भी अपनी नज़रें उसके चेहरे से ना हटा सकी। ऐसा लगता था जैसे मसहूर होकर रह गई हो। आप कब और किस तरह उन लोगों में शामिल हुई थी? फरीदी ने ऐसी आवाज़ में पूछा जो तेज किस्म की सरगोशी से मुख्तलिफ नहीं थी। 6 माह पहले की बात है, वो गैर इरादी तौर पर बोली। मैं सोकर उठी तो तकिए पर एक कागज़ रखा पाया जिस पर वही 4 लकीरें बनी हुई थी जिनके मुतालिक आप लोग अब तक पूछते रहे हैं। दूसरी सुबह फिर ऐसा ही कागज़ मिला। इस बार लकीरों के नीचे तहरीर था, मैं तुम्हें भी कत्ल कर सकता हूँ, इसी तरह जैसे ये कागज़ का टुकड़ा तुम्हारे तकिए तक पहुँचा है। वही हाथ जो उसे यहाँ तक पहुँचाते हैं तुम्हारा गला भी घोंट सकते हैं। मैं डर गई, लेकिन न जाने क्यों किसी से उसका तस्करा करने की हिम्मत ना पड़ी। बस फिर उसके बाद फ़ोन पर अहकामात मिलने लगे, उस धमकी के साथ कि अगर मैंने फला काम ना किया तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। रफ्ता रफ्ता मैं खौफ के तहत उसकी गिरफ्त में आती गई, लेकिन मुझसे जो काम लिए जाते हैं मैं उनके सैर पैर से वाकिफ नहीं होती। मसलन, वो कुछ सोचने लगी, फिर बोली, मसलन फला सड़क पर फला वक्त से फला वक्त तक खड़ी रहो, तुम्हारे बालों में फूल होना चाहिए। उस मोटे आर्टिस्ट के यहाँ आपको किस सिलसिले में वार्निंग मिली थी? इस सिलसिले में कि मैं कैप्टन हमीद से ना मिलूं। स्प्रिंग नाइट क्लब से आपका क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं, मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाती, आज तक नहीं गई। तो आपको फ़ोन पर अहकामात मिलते हैं? जी हाँ। और? हाँ, कहिए कहिए। वो जिसकी लाश हमारे फाटक पे मिली थी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था और शायद मेरी ही तरह वो भी नामालूम आदमी के जाल में फंसा हुआ था।
मुझे इल्म है, फरीदी ने कहा। और मुझे अपने बाप से शदीद नफरत है। यकबैग उसकी आवाज़ तेज हो गई। मैं नहीं समझा। मैं इसलिए यहाँ आई हूँ कि दोबारा उसकी शक्ल ना देख सकूँ। वो मेरे लिए एक बेरहम अजनबी है। मैंने बचपन से अब तक कभी ये नहीं महसूस किया कि उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत तो बड़ी चीज़ है, रहम का जज्बा भी हो। मैं उस कैफियत को किस तरह अल्फाज का जामा पहनाऊँ जो उसके लिए महसूस करती हूँ। मुझे शुबा है कि पुरस्कार आदमी मेरा बाप ही हो सकता है, जो बाज़ औक़ात ये नहीं चाहता कि मैं घर पर मौजूद रहूँ। वो खामोश हो गई। फरीदी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या आप अपने वालिद की आवाज़ नहीं पहचान सकती? असल आवाज़ पहचान सकती हूँ, लेकिन वो आवाज़ बदलने के माहिर हैं। किसी ज़माने में उन्हें स्टेज से दिलचस्पी थी। अच्छा, फरीदी उठता हुआ बोला, अगर आप उसी कमरे तक महदूद रहें तो बेहतर होगा, ताबख्तिया आपको मेरी तरफ से कोई पैगाम न मिले। मेजर चौहान नशे में था और अंधाधुंध कार ड्राइव कर रहा था। तेज़ ड्राइविंग उसकी कमज़ोरी थी और नशे की हालत में एक्सीलेटर उसका खिलौना बनकर रह जाता था। फिर उस वक्त तो एक यूरेशियन भी पहलू में मौजूद थी। एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरा उसकी कमर के गिर्द। सड़क भी सुनसान नहीं थी। ओह, क्या कर रहे हो? लड़की खौफजदा आवाज़ में बोली। आहिस्ता चलो। शायद उसे ज़्यादा नशा नहीं हुआ था। दोनों काफ़ी देर तक एक गैर मारूफ सी बार में बैठे रहे थे और चौहान बेतहाशा पीता रहा था। लड़कियों की मौजूदगी में अमूमन वो खुद को बहुत बड़ा पियक्कड़ साबित करने पर तुल जाता था। लड़की फिर मिनमिनाई और उसने झल्ला कर कहा, मैं आंखें बंद करके भी ड्राइव कर सकता हूँ। मुझे यहीं उतार दो, मैं नहीं जाऊंगी। चौहान ने कहा लगाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। एक्सीलेटर पर दबाव कुछ और बढ़ गया। हद हो गई कि एक जगह उसने चौराहे के सिग्नल की भी परवाह नहीं की और एक मोटरसाइकिल सवार सार्जेंट उसके पीछे दौड़ पड़ा। लड़की ने मुड़कर देखा और पुरमुसरत लहजे में बोली, ट्रैफिक सार्जेंट आ रहा है, अब तो रोकोगे? जेब में पड़े रहते हैं ट्रैफिक सार्जेंट, उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और रफ्तार कुछ और तेज हो गई। लेकिन उसकी मशताक़ी हैरत अंगेज थी। बड़ी सफाई से ट्रैफिक के अज़्दहाम में रास्ते बना रहा था। कभी कभी लड़की अपनी बेसाख्ता किस्म की चीखों पर काबू ना पा सकती। एक बार उसे ऐसा लगा जैसे अब ये कार अगली गाड़ियों में से किसी से ज़रूर टकरा जाएगी और उसने इज़्तिरारी तौर पर चौहान का वो हाथ पकड़ लिया जो स्टीयरिंग पर था और फिर आंखों में बिजली सी कौंध गई और ऐसा महसूस हुआ जैसे सारा जिस्म मवाद से भरा हुआ फोड़ा बन गया हो। अजियत के शदीद तरीन एहसास के साथ ही होश जाते रहे। जबरदस्त टकराव हुआ था। चौहान की गाड़ी अगली कार की डिग्गी पर चढ़ गई थी। दोनों बेहिस्सो हरकत हो गए थे। दोनों जानिब का ट्रैफिक रुक गया। सियापोश बहुत एहतियात से कदम बढ़ा रहा था। स्प्रिंग नाइट क्लब की इमारत अकबी पार्क तारीकी में डूबा था। वो इमारत के पिछले दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर दरवाजे को धक्का दिया। अंदर गहरी तारीकी थी, लेकिन उसने तारीकी के और गहरे हो जाने की परवाह किए बगैर दरवाज़ा बंद करके बोल्ट कर दिया और टटोलता हुआ बाईं जानिब बढ़ने लगा। अब वो तंग से जीने तय करता हुआ ऊपर जा रहा था। उन जीनों का इख्तिताम छत पर हुआ, लेकिन आगे जाने का रास्ता नहीं था। छठवीं या सातवें ही जीने पर उसका सर छत से टकराने लगा था। हाथ बढ़ाकर उसने किसी किस्म के मैग्नीज्म को हरकत दी। हल्की सी आवाज़ के साथ छत का कुछ हिस्सा बाईं जानिब सरक गया और गहरी नीली रोशनी जीनों पर पड़ने लगी। बकिया जीने तय करके वो मेजर चौहान की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। वो मुसहरी पर लेटा हुआ नजर आया। दाहिना बाजू और चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। सियापोश ने उसके पैर पर हाथ रखकर जुम्बिश दी। कौन? मेजर चौहान चित होकर दहाड़ा। आहिस्ता, मैं हूँ। ओह, मेजर चौहान ने उठने की कोशिश की। ठहरो। सियापोश ने झुककर उसे सहारा दिया और वो उठ बैठा। तुम अस्पताल से इतनी जल्दी क्यों चले आए? उसने पूछा। एहसास जिम्मेदारी। मेरी दानिश में हालात ऐसे नहीं कि। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर को भारी रिश्वत देनी पड़ी। पुलिस को बयान दे चुका हूँ। लड़की मर गई, केस चलेगा। परवाह मत करो, इसे मैं देखूंगा। क्या तुम उस वक्त मेरे साथ बाहर चल सकोगे? क्यों नहीं, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हैं, मेजर चौहान ने कहा। क्या अब भी तुम गैर मोहतात होकर पियोगे? हरगिज नहीं, ये लड़कियां मुझे बहका देती हैं। चलो खैर, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि काम कैसे किए जाते हैं। क्या फरीदी भी हाथ आ गया? चौहान ने खुश होकर पूछा। जल्दी ही वो भी गिरफ्त में होगा। जाल फैला चुका हूँ। यूं ही चलो, दिल चाहे तो स्लीपिंग गाउन डाल लो। चौहान तैयार होकर उसके साथ चलने लगा। बायां हाथ उसके शाने पर था। अंधेरे ही में उन्होंने जीने तय किए और थोड़ी देर बाद उकबी पार्क में थे। अब एक सियाह गाड़ी उन्हें नामालूम मंजिल की तरफ ले जा रही थी।
तकरीबन आधा घंटे चलते रहने के बाद गाड़ी शहर की एक हाई क्लास आबादी में दाखिल हुई और एक अजीमुशान इमारत के सामने रुक गई। उतरो, सियापोश ने कहा। आज मैं तुम्हें अपना एक और ठिकाना दिखाने जा रहा हूँ। शुक्रिया जनाब, मेजर चौहान ने लजाजत से कहा। यहाँ भी दूर दूर तक अंधेरा था। पता नहीं क्यों यहाँ रोशनी नहीं थी। ऐसा मालूम होता था जैसे कई इलेक्ट्रिक पोल के बल्ब एक वक्त फ्यूज हो गए हों। इमारत का बैरूनी हिस्सा भी तारीक था। मेजर चौहान सियापोश के शाने पर हाथ रखकर अंधों की तरह आगे बढ़ता रहा। अंदर राहदारी रोशन थी, लेकिन इमारत सुनसान मालूम हुई। वो एक कमरे में आए। कमरे में किसी किस्म का फर्नीचर नहीं था, फर्श भी नंगा ही नजर आया। सियापोश ने सामने वाली दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया और दूसरे ही लम्हे में फर्श धंसता हुआ सा मालूम होने लगा। पूरा फर्श, जो किसी लिफ्ट की तरह नीचे जा रहा था, कुछ देर बाद धक्के के साथ रुक गया। सामने एक खुला हुआ दरवाज़ा था। सियापोश ने उसकी जानिब इशारा किया। चौहान ने फिर उसके शानों पर हाथ रख दिया। हालांकि यहाँ रोशनी थी, फिर भी शायद वो सहारे के बगैर चलने में दुश्वारी महसूस कर रहा था। ये एक वसी हॉल था। यहाँ 3 आदमी कुर्सियों से बंधे बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे सामने नहीं थे। उनमें से एक औरत मालूम होती थी। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उनके सामने आ गए। अरे, दफतन मेजर चौहान के मुंह से निकला। सियापोश ने जहरीले लहजे में कहना शुरू किया। लेडी प्रकाश, तुम जानती ही होगे, कैप्टन हमीद से भी वाकिफ हो गए, और ये है महकमा सुराग रसानी के इंस्पेक्टर जनरल साहब। मगर लेडी प्रकाश, चौहान हिचकिचाहट के साथ बोला, इसने फरीदी को मालूमात फराहम की थी। ये झूठ है, बकवास है, लेडी प्रकाश चीखी। शट अप, सियापोश गुर्राया। अभी मैं तुम्हें बड़ी भयानक सजा दूंगा। तुम तीनों कान खोल कर सुन लो। मेरे सवालात के सही जवाबात ना दिए तो बहुत बुरा हश्र होगा। मैं लेडी प्रकाश के लिए मगमूम हूँ। मेजर चौहान की आवाज़ में गम की झलकियाँ थीं। सियापोश ने उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर इंस्पेक्टर जनरल सीआईडी से पूछा, बिलू सेल कागजात कहाँ रखे हैं? इंस्पेक्टर जनरल उसे खूंखार नज़रों से देखता रहा, कुछ बोला नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे सकता हूँ, उसके बाद ये देखो। उसने दीवार की तरफ हाथ बढ़ाकर एक पुश स्विच के बटन पर उंगली रख दी और सामने की दीवार में एक स्टेज नुमा दरीचा नमूदार हुआ। अब सियापोश ने एक खाली कुर्सी उठाकर स्टेज नुमा दरीची में फेंकी, जिसके फर्श पर गिरते ही एक शोला सा लपका और दूसरे ही लम्हे में वो राख का ढेर थी। तीनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। ऑनरेरी कैप्टन हमीद, उसने जहरीले लहजे में कहा, क्या तुम ऑनरेरी कर्नल फरीदी का पता नहीं बताओगे? बब बताऊंगा, हमीद हकलाया। वो अपने एग्रीकल्चर फार्मों में से किसी एक में पनाह गुज़ी हैं। क्या तुम मुझे फार्मों के पता बता सकोगे? यकीनन बता सकूंगा, हमीद ने ठंडी सांस ली और आईजी ने भर्राई ही आवाज में कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी मेरी शादी नहीं हुई जनाब, हमीद बुरा सा मुंह बनाकर बोला। लिहाजा जवानी ही में राख हो जाना कतई पसंद ना करूंगा। गुड, समझदार आदमी हो। लेडी प्रकाश, तुम क्या कहती हो? मैं फरीदी से नहीं मिली थी। अच्छी बात है। वो गुर्राता हुआ उसकी कुर्सी की तरफ बढ़ा और उसे कुर्सी समेत उठाने के लिए झुका ही था कि मेजर चौहान हाथ उठाकर बोला, ठहर जाइए, मुझसे ना देखा जाएगा। अच्छा, तो पहले तुम ही जाओ। वो सीधा खड़ा होकर बोला। मैं नहीं समझा। क्या तुम ये समझते हो कि मैं अहमक हूँ? तुम जैसे गधे को अपने क़यामगाह दिखाऊंगा, जिसकी हिमाकतों की बिना पर ये लोग हमारी तरफ मुतवज्जह हो गए थे? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्यों? चौहान ने हैरत से कहा। तुमने औरतें पालना शुरू कर दी और उन्हें तसर्रुफ में भी लाते रहे, हालांकि वो सिर्फ इसलिए थी कि काम के आदमियों को हमारी तरफ लाएं। मेजर चौहान, इन तीनों से पहले मैं तुम्हें जहन्नुम में झोंकूंगा। ओह, चौहान ने तवील सांस ली और हंस पड़ा। हंसता रहा, फिर संजीदगी से बोला, तुम्हारे जहन्नुम का नमूना देख चुका हूँ, आओ कोशिश करो। सियापोश उसे घूरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। ठहरो, दफादन चौहान हाथ उठाकर बोला, मैं बुरी तरह जख्मी हूँ, क्या तुम मेरे सेहतियाब होने का इंतजार नहीं करोगे? सियापोश झपट पड़ा। दोनों के जिस्म टकराए और फिर ना जाने क्या हुआ कि सियापोश कई फीट ऊंचा उछलकर मुंह के बल फर्श पर आ रहा। कमरे में एक जहरीला सा कहकहा गूंज रहा था, लेकिन यह आवाज़ हमीद कुर्सी समेत उछल पड़ा। यह आवाज़ फरीदी के अलावा और किसी की नहीं हो सकती थी। ब्रावो! ओ, उसने हलक फाड़कर नारा लगाया। चौहान के चेहरे पर बंधी हुई पट्टियां फिसलकर नीचे आ रहीं। फरीदी सियापोश को हक़ारत से देख रहा था। ओह तुम! आईजी के हलफ से मुसर्रत आमेज चीख निकली। ठीक उसी वक्त लेडी प्रकाश ने कहकहा लगाया।
लेकिन उनमें से कोई भी न देख सका कि सियाहपोश ने रिवाल्वर निकाल लिया है। हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, मगर फरीदी इसी तरह खड़ा रहा। सियाहपोश ने बौखलाकर दीवार की तरफ देखा और फिर ट्रिगर दबाता ही चला गया। फरीदी मुस्कुरा रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, फजूल है दोस्त, ये तो उसी वक्त खाली हो चुका था जब मैं तुम्हारे शाने पर हाथ रख के चौहान के ख्वाबगाह से नीचे उतर रहा था। सियाहपोश ने लेटे ही लेटे किसी हल्की और मुख्तसर जिसामत रखने वाले सांप की तरह जस्त लगाई और फरीदी की कुंडलियां पकड़कर झटका दिया। शायद वो उस गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार नहीं था। लड़खड़ाया और उसी पर आ रहा। अब दोनों फर्श पर एक दूसरे से गुथे हुए थे। सियाहपोश भी कमजोर नहीं मालूम होता था। उस पर तो जैसे दीवानगी का दौरा पड़ गया हो। फरीदी को बुरी तरह नोच खसोट रहा था। फरीदी कोशिश कर रहा था एक हाथ से उसके दोनों हाथों को काबू में रखे और दूसरे से नकाब उतार फेंके। फरीदी, मैं बेबस हूँ, दफतन कुर्सी से बंधे हुए आईजी ने भर्राई ही आवाज में कहा। आप फिक्र न कीजिए, फरीदी बोला और सियाहपोश को हमीद की कुर्सी की तरफ लेता चला आया। हमीद के पैर बहरहाल आजाद थे। जैसे ही फरीदी ने सियाहपोश का बायां हाथ खींचकर फैलाते हुए फर्श पर रखा, अचानक उसने दूसरे हाथ से उसकी नकाब नोच फेंकी। पीटर, आईजी मुतहराना अंदाज में चीखा। डीआईजी जोसेफ पीटर। ये फरीदी के महकमे का यहूदी डीआईजी मिस्टर पीटर था। मार डालूंगा, तुम सबू को मार डालूंगा। दफतन डीआईजी पीटर इस तरह उछला जैसे अभी तक सोता रहा हो। उस वक्त उस पर फरीदी की गिरफ्त मजबूत नहीं थी, लिहाजा वो संभलने की कोशिश के बावजूद भी दूसरी तरफ जा गिरा। पीटर ने निकासी के दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, लेकिन कबल इसके कि वो उसके पैर दोबारा जमीन से लगते, उसकी दोनों टांगें फरीदी की गिरफ्त में आ गईं। ब्रेव यू, उस बार लेडी प्रकाश चीखी। पीटर मुंह के बल फर्श पर गिरा था और उसकी दोनों टांगें अब फरीदी की गिरफ्त में थीं। उसने पलटना चाहा, लेकिन फरीदी की ठोकर सर पर पड़ी और वो एक करिया आवाज के साथ फिर ढेर हो गया। इस बार इसका जिस्म बेहिस व हरकत हो गया था। फरीदी ने टांगें छोड़ दी और आईजी की कुर्सी की तरफ बढ़ा। इसे देखो, आईजी ने बेहोश मुजरिम की तरफ इशारा करके कहा। ऐसी जगह ठोकर लगी है कि 1 घंटे से पहले होश में नहीं आएगा, फरीदी ने कहा और रस्सी के बल खोलने लगा। आईजी के चेहरे पर अजीब आसार थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं जानता था कि तुम जाग रहे हो। फरीदी के इस्तफसार पर उसने बताया कि वो किस तरह यहाँ पहुंचा था। ऑफिसर क्लब में काफी पी रहा था कि दफ्तन आंखें नशे से बोझल होने लगी थी और जब दूसरी बार होश आया तो खुद को इसी तहखाने में पाया था। मुझे इसकी खुशी है कि आप यहाँ मौजूद थे, फरीदी ने कहा, वरना मैं किसी को भी यकीन न दिला सकता कि उन हरकत की पुष्ट पर हमारा डीआईजी था। मैं सोच भी ना सकता, आईजी ने खुश होंठों पर जुबान फेर कर कहा, कि ये ब्लू सेल कागजाती फिक्र में होगा। फरीदी कुछ न बोला। लेडी प्रकाश और हमीद को भी रस्सी से निजात दिलाने के बाद चंद लम्हे चारों तरफ देखता रहा, फिर बोला, मैं बहुत दिनों से उन लोगों की फिक्र में था। चूंकि ब्लू सेल पेपर्स के जरिए इनके तरीक़ेकार मेरे इल्म में आ चुका था, इसलिए इनके इशाराबाज एजेंटों ने बहुत जल्द मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। तो क्या ये सिर्फ ब्लू पेपर्स हासिल करने के लिए इतना कुछ कर गुजरा था? आईजी ने पूछा। नहीं जनाब, जासूसी का एक लामुतनाही सिलसिला फैला हुआ था और ये जोसेफ पीटर ही उस तंजीम का सरगना साबित हुआ है। ये पुरस्कार सियाहपोश। फरीदी बेहोश मुजरिम की तरफ हाथ उठाकर खामोश हो गया। वो सभी खामोश थे। लेडी प्रकाश कभी फरीदी की तरफ देखती थी और कभी बेहोश सियाहपोश की तरफ। दूसरे दिन शाम से पहले फरीदी से मुलाकात ना हो सकी। हमीद कई उलझनों में मुब्तला था। पहली तो यही कि आखिर ये ब्लू सेल पेपर्स क्या बला हैं। दूसरी ये कि सायरा इशरत पर नजर रखने को कहा गया था। तीसरी ये कि मुजरिम खुद अपनी मौत को अपने साथ तहखाने में क्यों लाया था। उसे इल्म नहीं था कि मेजर चौहान किसी हादसे का शिकार होकर साहिब फराश हो गया है। तीसरा सवाल ये था कि क्या फरीदी पहले से जानता था कि इन हरकत में डीआईजी पीटर ही का हाथ है। जैसे ही मुलाकात हुई उसने सवालात की बौछार शुरू कर दी। जरा दम लेने दो, फरीदी हाथ उठाकर मुस्कुराया। हमीद खामोश तो हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर इस्तराब की लहरें थीं। आखिर फरीदी थोड़ी देर बाद बोला, यकीनन पीटर ही उस तंजीम का सरगना था। हालांकि अभी थोड़े ही दिनों पहले दारुल हुकूमत में उसका तकर्रुर हुआ था, लेकिन उसके गुर्गे बहुत पहले से यहाँ काम कर रहे थे। यहाँ की तंजीम का नायब मेजर चौहान था, जो मुख्तलिफ ज़राए से काम के लोगों को अपने फंदे में फांस कर हुकूमत के राज मालूम किया करता था। उस काम के आदमियों में से कुछ तो ब्लैकमेल किए जाते थे और कुछ को दूसरे ज़राए से खौफजदा करके काबू में किया जाता था। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें किसी बात की भी परवाह न होने की बिना पर उसी किस्म के नशों का आदी बनाया जाता था जो आम नहीं थे।
उनका हुसूल सिर्फ स्प्रिंग नाइट क्लब ही में हो सकता था। लिहाजा आदी हो जाने के बाद वो पूरी तरह मेजर चौहान की गिरफ्त में होते थे। उन एजेंटों को बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाती थी और ये इशारों के जरिए एक दूसरे को पैगाम पहुंचाया करते थे। मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ किस्म के लोग थे। लेडी प्रकाश की जुबानी सुन ही चुके हो कि वो आम आदमियों को क्लब से मुंसलिक हो जाने की तरगीब दिया करती थी और वह अय्याशियों के लालच में वहां जा फंसते थे। सायरा इशरत भी एक ऐसी ही औरत है जिसका शौहर बड़े साइंसदानों में शुमार किया जाता है। जानते ही हो कि जौहरी तवानाई के कमीशन का चेयरमैन भी है और सदर का साइंसी मुशीर भी। एक दोस्त मुल्क से हमारा एटमी राजों का तबादला होता है। ये जोसेफ पीटर दरअसल उन्हीं राजों की फिक्र में था। जिस मुल्क का जासूस था उससे हमारे दोस्त मुल्क के ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे। वो नहीं चाहता कि वो एटमी पावर में उस पर शपथ ले सके। अब ख्याल करो कि ऐसे आदमी की बीवी कितनी अहम हो सकती है। भाई वो औरत ही तो थी जिसने आदम को जन्नत से निकलवाया था। इसके बावजूद भी उसे प्यारी ही रही। लिहाजा उस सिलसिले में शैतान का रोल ये तंजीम अदा करने वाली थी, लेकिन कामयाब न हो सकी। सायरा इशरत अभी उस ढर्रे पर नहीं आई थी कि उसे मजबूरन उनके लिए कुछ करना पड़ता। लेकिन आपने चेहरे पर पट्टियां क्यों चढ़ा रखी थी? ये भी ताईद गैबी थी कि चौहान कार के हादसे में बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। मैंने सोचा कुछ दिन स्प्रिंग क्लब के राज हाय दौरान पर्दा का भी मुशाहिदा किया जाए। लिहाजा चौहान की जगह हासिल कर लेना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। इस तरह के इंतजामात किए कि चौहान किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया और मैं बाहैसियत चौहान पट्टियों से ढका हुआ अस्पताल से रुखसत हुआ। मैं जानता था कि चौहान किसी और के लिए ये काम कर रहा है, लेकिन इसकी तवक्को नहीं थी कि वो आदमी इतनी आसानी से आ टकराएगा। लेकिन चूंकि वो चौहान की बात हिमाकतों की बिना पर उसका भी खात्मा कर देना चाहता था, इसलिए मुझे चौहान समझकर अपने साथ ले गया। अच्छा, आपको पहले से इल्म था कि वो पीटर ही है? इसी तफ्तीश के दौरान में बाज़ हालात ने उसकी तरफ इशारा किया था। हमीद साहब, ये सब कुछ था, लेकिन अगर मौके पर खुद आईजी साहब भी मौजूद ना होते तो दूसरों को यह बावर कराना मुश्किल हो जाता कि खुद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ही एक मुल्क के जासूसों की सरबराही कर रहा था। और ये ब्लू सेल पेपर्स, ये कागजात हमारे उसी दोस्त मुल्क के महकमा सुराग रसानी की तरफ से हमें मौसूल हुए थे, जिनमें हमें हिदायत दी गई थी कि और जासूसों का गिरोह हमारे बाहिमी कामों में रोड़ अटकाना चाहता है। उसकी आपस की पैगाम रसानी के तरीक़े का तस्करा करते हुए लिखा गया था कि वो जिस्मानी इशारों से काम लेते हैं। और मैं समझता था कि आपकी जिनसियत अब तस्वीरों पर उतर आई है। शिश, फरीदी बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। हूँ, लेडी प्रकाश कह रही थी कि वो गोरिल्ला जिस कीमत पर चाहे आप उसके हाथ फरोख्त कर सकते हैं। हमीद ने शरारत आमेज मुस्कुराहट के साथ कहा, खबरदार, अगर अब कभी वो खाल इस्तेमाल की तो अच्छा ना होगा, बर्बाद कर दोगे उसे। मैं सच कहता हूँ, उस रात अगर प्रकाश का चंपेजी मरूब ना हो गया होता तो गोरिल्ले के खाल समेत मेरे जिस्म का रेशा रेशा अलग कर देता। तो फिर फरोख्त करूं लेडी प्रकाश के हाथ? हमीद ने बाई आंख दबाई और शरीर से मुस्कुराहट के साथ फरीदी की तरफ देखता रहा। फरीदी न जाने क्या सोच रहा था। दफतन हमीद की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मोहब्बत और ताल्लुक का इजहार बेहद ज़रूरी होता है। रोज़ा समझ रही थी कि उसका बाप ही उन सारे जुराइम का जिम्मेदार है। वो कभी उसकी तरफ उस तरह मुतवज्जा नहीं हुआ जैसे किसी बाप को होना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि वो उससे नफरत करने लगी, और ये नफरत इस हद तक बढ़ी कि वो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा देने पर आमादा हो गई। हमीद के इस्तफसार पर उसने रोज़ा की कहानी दोहराई और बोला, बाज़ लोग ये समझते हैं कि बच्चों के जिस्मानी ज़िंदगी की आसाइशें मुहैया कर देने तक ही उनके फ़राइज़ की हदूद है। बच्चों की जहनी ज़िंदगी से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। ये बेहद ख़तरनाक है हमीद साहब, बेहद ख़तरनाक। ख़त्म शुद्ध।